नमस्कार। आज हम मनु की न्यायिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मनु ने मनुस्मृति में न्याय की सैद्धांतिक, संस्थागत एवं व्यवहारिक पक्षों का व्यवस्थित रूप से विवेचन किया है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर पर शासक की न्यायिक शक्ति एवं उसकी मर्यादाएं। मनु के अनुसार न्यायोचित तरीके से दंड द्वारा समाज में सद्गुण की प्रतिष्ठा करना और हर प्रकार की बुराई का प्रतिकार करना शासन के अस्तित्व का प्रमुख दायित्व या प्रमुख उद्देश्य है। राज्य की संप्रभु शक्ति के प्रयोग का औचित्य तभी है जब उसका प्रयोग निष्पक्ष रीति से हो। राजाओं को न्यायिक शक्ति का प्रयोग क्रोध, मोह, पक्षपात से परे रहकर करना चाहिए। उचित तरीके से दंड शक्ति का प्रयोग करने से प्रजा को शांति एवं सुरक्षा मिलती है। मनु के अनुसार न्यायिक शक्ति की महत्वपूर्ण कार्य होता है इस शक्ति से दुर्बल लोगों की रक्षा करके शासक अपनी शक्ति में वृद्धि करता है और परलौकिक लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने में सफल होता है। राज्य की अंतिम न्यायिक शक्ति शासक में निहित होती है, अर्थात न्यायिक कार्यों में शासक की सर्वोपरिता को स्वीकार करके भी मनु इस शक्ति के असीमित, अमर्यादित मनमाने उपयोग को उचित नहीं मानते। अर्थात न्यायिक शक्ति अंतिम रूप से राजा में होती है, लेकिन फिर भी राजा इस शक्ति के लिए असीमित और मनमाने तरीके से इसका उपयोग नहीं कर सकते। शासक द्वारा न्यायिक शक्ति का समुचित व्यवहार लौकिक दृष्टि से उसकी कीर्ति में वृद्धि करता है एवं परलौकिक दृष्टि से स्वर्ग प्राप्ति में सहायक हो सकता है। अन्यथा यदि वह न्यायिक शक्ति का समुचित व्यवहार नहीं करता है तो उसकी अपकीर्ति होती है और वह नरक को प्राप्त होता है। न्यायिक कार्य शासक को धर्म सम्मत आधार पर करना चाहिए, साथ ही समाज की मान्यताओं, अभिसमयों को भी न्यायिक कार्य में महत्व देना चाहिए। प्रजा को आश्वस्त एवं भयमुक्त रखना शासक का सर्वप्रमुख दायित्व माना है, लेकिन इस दायित्व का निर्वाह वह तभी कर सकता है जब जनता न्यायिक शक्ति के निष्पक्ष प्रयोग के प्रति आश्वस्त हो। न्यायिक शक्ति का निष्पक्ष मर्यादित उपयोग करना शासक का धर्म माना है, इसलिए अनुचित तरीके से दंड का प्रयोग शासक को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि शासक को दिव्य गुणों से युक्त मानते हुए भी मनु के अनुसार शासक विधि या कानून से ऊपर नहीं है। शासक भी धर्म के रूप में विधि के सर्वोच्च सिद्धांतों से बंधा हुआ है। शासक और प्रजा दोनों पर विधि की सत्ता की सर्वोच्चता मनु के अनुसार प्रजा को संरक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट है दंड संबंधी विचार। दंड के विचारों में मनु ने 3 पक्षों पर जोर दिया है। दंड का क्या क्षेत्र होना चाहिए, दंड का प्रयोजन, वह प्रक्रिया जिसके अधीन, मतलब फर्स्ट नंबर दंड का क्षेत्र, दूसरा दंड का प्रयोजन, तीसरा वह प्रक्रिया जिसके अधीन दंड को समाज में प्रवर्तित किया जाता है। शासन के दायित्वों के निर्वाह के लिए दंड आवश्यक मानते हैं मनु, और कहते हैं कि इसके बिना शासक मानव समुदाय के संरक्षण के दायित्व के पालन में सक्षम नहीं हो सकता। दंड वह माध्यम है जिसके भय से व्यक्तियों को शुद्ध रखा जा सकता है, अर्थात अपराध या गलत प्रवृत्ति से दूर रखा जा सकता है और सही पथ पर अग्रसर प्रेरित किया जा सकता है। दंड का प्रयोजन या दंड का उद्देश्य। दंड के प्रयोजन के नैतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों पर जोर देते हुए मनु कहते हैं कि अपराधी को सही दंड देकर उसे अपराध के पाप से मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि दंड भुगत लेने से अपराधी की आत्मा पर से नैतिक भार हट जाता है और उसके पारलौकिक कल्याण के मार्ग की रुकावट हट जाती है। शासक द्वारा भी अपराधी को समुचित दंड देने से शासक की परलौकिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और समुचित दंड से समाज की नैतिक उन्नति होती है, क्योंकि समुचित दंड की व्यवस्था से समाज में नैतिक मूल्यों व धर्मयुक्त आचरण की प्रतिष्ठा बनी रहती है। व्यवहारिक दृष्टि से दंड की उपयोगिता यह है
कि दंड के वजह से प्रजा अपराधों से दूर रहती है और इससे समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। दंड के संदर्भ में 3 संभावित व्यवहारिक दृष्टिकोण हैं। निवारक, प्रथम निवारक अर्थात कठोर दंड के माध्यम से लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि कोई अपराध करने या विधि का उल्लंघन करने का साहस ही न करे। दूसरा प्रतिकारात्मक अर्थात दंड के माध्यम से अपराधी द्वारा किए गए अपराध का प्रतिशोध लेना, जैसे चोरी करने पर हाथ पांव काट देना, गाली देने पर जीभ काट देना आदि। तथा तीसरा है सुधारात्मक अर्थात दंड के माध्यम से अपराधी का हृदय परिवर्तन करना ताकि उसके मन में अपराध की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। ये 3 व्यवहारिक दृष्टिकोणों में मनु निवारक और प्रतिकारात्मक दृष्टिकोण को ही महत्व देता है, सुधारवादी प्रयोजन की उपेक्षा करते हैं। मनु के अनुसार अपराध की गंभीरता अनुरूप सही दंड का निर्धारण करने का कार्य करने के लिए योग विशिष्ट योग्यता, निष्ठा, समर्पित विश्वसनीय संस्थागत संरचना अर्थात न्यायिक संगठन, जिसको न्यायपालिका कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार का होना चाहिए, इसके संदर्भ में न्याय कहते हैं, इसके न्यायपालिका का संगठन कैसा होना चाहिए, इसके संदर्भ में मनु कहते हैं कि न्यायिक कार्यों में राजा की भूमिका पर्यवेक्षक प्रवृत्ति की है। वह न्यायिक निकाय का औपचारिक अध्यक्ष होता है, इसलिए शासक को न्यायिक कार्यों के निरीक्षण हेतु न्याय सभा में सदैव ऐसे ब्राह्मण विद्वानों के साथ बैठना चाहिए जो विधि के ज्ञान में पारंगत हो एवं राजा को दोष मुक्त परामर्श दे सकें। यह दायित्व भी राजा का है कि उसके द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निष्पादन विधि अनुसार करें, क्योंकि यदि न्यायिक शक्ति का प्रयोग समुचित रीति से नहीं हुआ तो इसके दुष्परिणामों के लिए शासक उत्तरदायी होगा। अतः शासक को न्यायिक कार्यों का भली भांति परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि इस संदर्भ में 2 तथ्यों की ओर संकेत करते हुए मनु कहते हैं कि फर्स्ट नंबर, राजा की समस्त न्यायिक कार्य शासक के नाम से संपन्न समझे जाते हैं, इसलिए न्यायिक कार्य में नियुक्त प्राधिकारी निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कि विधि के पारंगत हो, विधि में पारंगत हो, वह जिनका आचरण निष्ठा एवं निष्पक्षता संदेह से परे हो। दूसरा तथ्य, शासक का दायित्व केवल उपयुक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देने तक ही सीमित नहीं, वस्तुतः ये सुनिश्चित करना भी उसका दायित्व है कि उसके द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के साथ करें। मनु के अनुसार शासक न्याय सभा में उपस्थित सदस्यों में सबसे प्रमुख सदस्य होता है, क्योंकि अंततः न्यायिक शक्ति उसी में निहित होती है, किंतु किसी भी परिस्थिति में वह अकेले न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मनु ने न्यायिक शक्ति को एक संस्थागत शक्ति माना है जिसका प्रयोग सभा के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से ही किया जा सकता है। न्यायपालिका में एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश सम्मिलित माने हैं। मनु के अनुसार शासक अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है जरूरत के हिसाब से। मनु ने आगे न्यायालयों का वर्गीकरण तो नहीं किया है, किंतु न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले अपराधों वादों को दीवानी व आपराधिक 2 भागों में विभक्त किया है। दीवानी वाद अर्थात दीवानी संबंधी अपराध, ऐसे वाद जिनमें किसी व्यक्ति के अधिकार से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो, मनु ने दीवानी वाद माना है, था दीवानी अपराध माना है। फौजदारी, ऐसे वाद जिनमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय पर किसी प्रकार के हिंसा का अभियोग हो, न्यायालय के आपराधिक क्षेत्राधिकार के अधीन माने जाएंगे। पृथक प्रकार के वादों पर न्यायालयों को उनकी प्रकृति के आधार पर पृथक पृथक विचार करना चाहिए। मनु के अनुसार समस्त जो अपराध हैं उनको 18 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे ऋण बिना स्वामित्व की विक्रय, वाणिज्य व्यवसाय में साझेदारी, संविदा का उल्लंघन, कार्मिकों का वेतन व श्रमिकों की मजदूरी का समय पर भुगतान न करना, सीमा से संबंधित विवाद होना, चोरी, धन संपत्ति आदि का बंटवारा, जुआ खेलना आदि।
मनु न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में भी कहते हैं कि न्यायाधीशों को विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, साथ ही नियुक्त ब्राह्मण वेदों, स्मृतियों, अन्य शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। ब्राह्मण की अनुपलब्धता में, यदि ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो तो क्षत्रिय वैश्य भी न्यायाधीश पद पर नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन शूद्र को नियुक्त किए जाने का पूर्णतः मनु निषेध मना करता है, अस्वीकार करता है। यदि किसी मनु के अनुसार यदि किसी राज्य में शूद्र न्यायिक सत्ता का, न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है तो वह राज्य अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है। न्यायाधीशों की निष्ठा और चारित्रिक उत्कृष्टता पर विशेष बल दिया है। साथ ही कहा है कि न्याय सभा के सदस्यों को विधि और राष्ट्र में प्रचलित परंपराओं व रूढ़ियों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने यह भी माना है कि न्यायाधीशों को वाद के पक्षकारों या साक्षी के आकार, इंगित, गमन, चेष्टा, भाषण, नेत्र, मुख्य विकारों से आंतरिक भाव का यथार्थ अनुभव लगाने का ज्ञान भी होना चाहिए। मनु ने न्यायाधीशों में शुद्ध अंतःकरण, पक्षपातहीन विवेक सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग्यता मानी है। नेक्स्ट, अपराध व दंडों का वर्गीकरण। अपराध, मनु ने समाज की विधि के विरुद्ध की गई गतिविधियों को अपराधों की संज्ञा दी है। अपराधी, ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना है जो जानबूझकर अपने कृत्यों द्वारा दूसरों को क्षति पहुंचाता है। अपराधों की भिन्न भिन्न श्रेणियों का व उनके लिए निर्धारित दंड का विवेचन भी किया गया है। दंड की मात्रा व प्रकृति का निर्धारण केवल अपराध की प्रकृति के आधार पर ही निर्धारित नहीं होना चाहिए, अपितु अपराध के मंतव्य से भी प्रभावित होना चाहिए। अपराधी का सामाजिक स्तर कैसा है, इस आधार पर भी दंड का निर्धारण होना चाहिए। अपराधी अपराध के गुण दोष के बारे में जानता था या नहीं, यदि वह अज्ञानवश अपराध का दंड, अज्ञानतावश किया गया अपराध का दंड जानबूझकर किए गए दंड की अपेक्षा कम गंभीर माना जाएगा। मनु के अनुसार अपराध के गुण दोष को जानते हुए भी चोरी करने पर शूद्र को 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना दोषी माना जाता है या दोष दंड दिया जाता है। अतः अपराध के अनुसार शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण उत्तरोत्तर अधिक दंडनीय होते हैं। मनु कहते हैं कि जिस अपराध में साधारण मनुष्य 1 पर्ण से दंडनीय है, उसी अपराध में राजा सहस्त्र पर्ण से दंडनीय माना जाता है। मनु ने विभिन्न वर्गों के प्रति किए गए अपराधों में से अनेक अपराधों के संदर्भ में दंड की मात्रा के निर्धारण के लिए इस तथ्य को भी महत्वपूर्ण माना है कि अपराध जिस व्यक्ति के प्रति किया गया है तथा अपराध जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, उनका परस्पर सामाजिक स्तर क्या है। उदाहरण के तौर पर मनु कहते हैं कि ब्राह्मण को कटुवचन कहने के अपराध में क्षत्रिय को 100 पर्ण, वैश्य को 200 पर्ण और शूद्र को भौतिक दंड दिया जाना होगा। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कटुवचन करने का अपराध किसी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के प्रति करे तो उसे क्रमशः 50 पर्ण, 25 पर्ण और 12 पर्ण का दंड ही दयनीय होगा। देय होगा। मनु का मत है कि शूद्र यदि ब्राह्मण को गाली देता है या उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, किंतु यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यही अपराध समान वर्ण के सदस्यों के प्रति करे तो उन्हें 12 पर्ण का दंड दिया जाना चाहिए। मनु ने कहा है कि यदि किसी ब्राह्मण अपराधी को वध दंड दिया गया है तो उसे वास्तव में उनके प्राण लेने की अपेक्षा दंड के रूप में उसका सिर मुंडवा लिया जाना चाहिए। लेकिन यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्णों के किसी सदस्य के प्रति वध दंड दिया जाता है तो उसके वास्तव में प्राण ले लेने चाहिए। मनु कहते हैं कि समस्त पाप करने वाले ब्राह्मण का भी राजा कभी वध न करे, अपितु उसके धन व शरीर को क्षति पहुंचाए बिना उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। मनु के ब्राह्मणों के प्रति इस विशिष्ट व्यवहार तथा शूद्रों के प्रति पूर्वाग्रह से निश्चित रूप से वर्ण पर आधारित भेदभाव का संकेत मिलता है, जिसका कि कोई विवेक सम्मत आधार नहीं है। मनु ने
दंडों के वर्गीकरण का भी उल्लेख किया है। 4 प्रकार के दंड बताए हैं। वाक दंड, इसमें आता है समझाना या उससे वायदा लेना कि वह भविष्य में अपराध नहीं करेगा। धिक दंड अर्थात अपराधी को धिक्कारना व लज्जित करना और भविष्य में आचरण सुधारने की चेतावनी देना। अर्थदंड अर्थात आर्थिक जुर्माना लगाना। भौतिक या कायदंड अर्थात शरीर पर ताड़ना, अंग विच्छिद करना या प्राण दंड। किसी दंड का किस अपराधी पर प्रयोग किया जाना है, इसका निर्धारण अपराधी द्वारा उस अपराध की आवृत्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। साथ ही अपराधी की शारीरिक क्षमता, आर्थिक क्षमता, अपराध के समय की परिस्थितियां तथा अपराध की गुरुता या लघुता पर विचार किया जाना आवश्यक है। चारों श्रेणियों के दंड अलग अलग भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं या एक साथ भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। मनु ने न्यायिक प्रक्रिया से संबंध भी अपने विचार रखे हैं। इस संदर्भ में मनु कहते हैं कि दीवानी व आपराधिक दोनों वादों के संबंध में खुले न्यायालयों में मुकदमे की व्यवस्था होनी चाहिए। मनु अपराधों या दावों के निर्धारण की प्रक्रिया को व्यवहार की संज्ञा देते हैं। व्यवहार का वो अर्थ बताते हुए कहते हैं कि उस निर्धारित कार्रवाई, व्यवहार का अर्थ उस निर्धारित कार्रवाई से है जिसके माध्यम से विभिन्न वादों का निर्धारण होता है और अंतिम निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। मनु कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण सतर्कता एवं निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही, मतलब न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण सतर्कता से और निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही की जानी चाहिए। राजा को वाद के साक्ष्य, वाद से संबंधित स्थान एवं समय आदि के समस्त पक्षों पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए। न्यायाधीशों को संबंधित पक्षों एवं साक्ष्यों के बाहरी चेष्टाओं, चेहरे के हाव, उनकी भावनाओं, उन सबको जानकर सत्य का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में नाबालिग या अनाथ व्यक्ति के हितों का भी मनु ने ध्यान रखने को कहा है। अपराधों के निर्धारण में साक्ष्य की महत्वता पर मनु ने जोर दिया है। मनु ने कहा है कि प्रत्यक्षदर्शी के कथन को साक्ष्य का एक विश्वसनीय आधार माना है, लेकिन एकमात्र यही एक आधार नहीं हो सकता। इसके आधार पर ही डिसीजन, निर्णय करने से पहले सत्य जानने हेतु इसके अलावा समय, स्थान आदि अन्य परिस्थितियां जन्य जो साक्ष्य हैं उन पर भी जोर देना चाहिए, उनकी भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मनु कहते हैं कि जहां कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिले वहां शपथ को भी मान्यता प्रदान या शपथ के आधार पर भी डिसीजन लेना चाहिए। मनु ने साक्ष्यों के गवाह जो हैं, साक्ष्यों के अधिकारों को भी मान्यता दी है और न्यायाधीश से अपेक्षा की है कि वे साक्ष्यों के प्रति न्यायालय में सम्मानजनक व्यवहार हो, उन पर अनावश्यक दबाव न डाला जाए और न्यायाधीश ऐसा वातावरण उपस्थित करे कि साक्षी अर्थात गवाह भय मुक्त व दबाव मुक्त होकर के वही कथन कहे जो उसने देखा है वह सुना हो। मनु ने साक्ष्यों के साथ साथ अर्थात गवाहों के जो अधिकारों के साथ साथ अपराधियों के भी निर्धारित अधिकारों को मान्यता प्रदान की है तथा ये निर्धारित करते हैं कि अपराधी को बचाव का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उपरोक्त इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त जो हमने अध्ययन किए हैं कुछ न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित, इससे स्पष्ट होता है कि मनु ने न्याय को राज्य का प्रमुख आधार माना है और न्यायिक प्रक्रिया का सुचारू रूप से संचालन करने राज्य का या शासक का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना है और इसमें न्यायिक प्रणाली के विभिन्न जो पक्ष हैं उनका एक व्यवस्थित विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है।